पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्वाड्रल पोल मोमेंट किसी भी न्यूक्लियस के स्फेरिकली सिमेट्रिक होने को बताता है कि वो न्यूक्लियस स्फेरिकली सिमेट्रिक है या नहीं है तो कितना डेविएशन है। क्वाड्रल पोल मोमेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही स्फेरिकल सिमेट्री से डिपार्चर होगा, डेविएशन होगा। अगर क्वाड्रल पोल मोमेंट 0 होगा तो न्यूक्लियस स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। तो अब क्वाड्रल पोल मोमेंट की जो वैल्यू निकालेंगे हम, वो उसके लिए हम जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो वैल्यू निकल के आती है, आपने बीएससी में ये क्वेश्चन पढ़ी होगी, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो क्वाड्रल पोल मोमेंट आता है उसकी ये वैल्यू आती है Q = 3z² - r²। आप थर्ड ईयर की बुक्स देख सकते हैं, उसमें ये एक्सप्रेशन दी होगी। तो हमें जो क्वाड्रल पोल मोमेंट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए ये एक तरह से इसको हम ऑपरेटर मान सकते हैं। तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो न्यूट्रॉन का वेव फंक्शन, और ये ऑपरेटर हो गया, ये जो वैल्यू दी है इसको ऑपरेटर मान लेंगे, और ये न्यूट्रॉन का वेव फंक्शन d टाउ। तो इस इक्वेशन से हम क्वाड्रल पोल मोमेंट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। बीएससी की बुक्स में ये डेरिवेशन दिया हुआ है, वहाँ से देख लेना। वहाँ पर जो z की वैल्यू होती है वो r cos थीटा होती है, यानी r का ये मान लीजिए z एक्सिस है, ये r है, तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो इसका इधर कंपोनेंट z डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो r cos थीटा। तो z की जगह पर हम अगर r cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये r कॉमन आ जाएगा, r² यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो r² तो बाहर आ गया, ये 3 cos² थीटा -1 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम सेंटर ऑफ मास सिस्टम का यूज करें तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम में मान लीजिए ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है और ये इनका सेंटर ऑफ मास है। तो जो वैसे तो डिस्टेंस r ये है, लेकिन सेंटर ऑफ मास में चूंकि दोनों के मासेस लगभग सेम है तो जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की वो r/2 हो जाएगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इज r/2 एंड क्वाड्रल पोल मोमेंट किसकी वजह से होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में स्फेरिकल सिमेट्री हो, और चार्ज किसके पास है? केवल प्रोटॉन के पास है। तो सेंटर ऑफ मास से प्रोटॉन की जो दूर डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? r/2, क्योंकि केवल प्रोटॉन कंट्रीब्यूट करता है क्वाड्रल पोल मोमेंट में, न्यूट्रॉन बीइंग ए न्यूट्रल पार्टिकल कंट्रीब्यूट नहीं करता। न्यूट्रॉन बीइंग ए अनचार्ज पार्टिकल या न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इसका क्वाड्रल पोल मोमेंट में कोई योगदान नहीं होता, केवल प्रोटॉन की वजह से क्वाड्रल पोल मोमेंट होता है। अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन के सेंटर पे होता तो क्वाड्रल पोल मोमेंट 0 हो जाता, क्योंकि उसमें फिर स्फेरिकल सिमेट्री हो जाती है। ठीक है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r/2। तो इस फॉर्मूले में हम r की जगह पर r/2 का यूज़ करेंगे, तो r/2 का यूज़ करने पर हो जाएगा r²/4। तो जो इक्वेशन 2 है वो कन्वर्ट हो जाएगी इस इक्वेशन में। ठीक है, तो क्योंकि इसमें हमने r को r/2 से रिप्लेस कर दिया। अब ये इक्वेशन भी अगर हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स का यूज़ करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाती है इस एक्सप्रेशन में, ये टर्म आ जाती है इसमें। ये आपको याद रखनी पड़ेगी ये इक्वेशन, क्योंकि ये कैसे आई ये इसका फिर बहुत लंबा डेरिवेशन है, तो उसके बजाय तो आप इसको याद कर लेना कि इस इक्वेशन से ये इक्वेशन कन्वर्ट होती है इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल हार्मोनिक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो ये क्या है, न्यूट्रॉन के वेव फंक्शंस हैं, ये स्टार लगा हुआ है, यहाँ नॉर्मल वेव फंक्शन है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन वेव फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये पिछले लेक्चर में हमने निकाला था न्यूट्रॉन के वेव फंक्शन को, तो ये वैल्यू होती है, ये एस स्टेट का रेडियल पार्ट और उसका एंगुलर
मोमेंटम पार्ट, ये डी स्टेट का रेडियल पार्ट और डी स्टेट का एंगुलर मोमेंटम पार्ट, ये टोटल वेव फंक्शन हो गया। स्टार लगा हुआ है क्योंकि यहाँ 5d स्टार है और ये 5d हो गया, ठीक है ना। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, इसका पहले इससे मल्टीप्लाई करें तो u0 स्टार u0 इसमें जो टर्म है उन पर स्टार लग जाएगा, ये स्टार स्टार और ये u0 और ये J1011 इसी तरह इसी को इस टर्म का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म का पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म का दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें 4 टर्म मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। कितनी मिलेंगी? 4 टर्म। अब यहाँ पर इसका इस टर्म का इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे ये r है, यहाँ भी r स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल स्फेरिकल हार्मोनिक रहेगा y, ये y02, यहाँ भी y02, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 टर्म हैं, ये वाली और ये टर्म, यहाँ पर है u0 स्टार u2 और यहाँ पर है u2 स्टार u0, ठीक है ना। तो इन दोनों टर्म को हम यहाँ पर इस तरह इनमें से ये u0 और इनको बाहर निकाल लेंगे, यहाँ भी इसको बाहर ले लेंगे तो ये टर्म हो जाएगी u0 स्टार u2 और ये हो जाएगा u2 स्टार u0 और यहाँ पर u0 स्टार u0, यहाँ पर u2 स्टार u2, ये u2 स्टार u2 आ गया, ये u0 स्टार u0 और इसमें u0 स्टार u2 होगा, इसमें u2 स्टार u0 होगा, ठीक है ना। इनमें से हम ये जो फर्स्ट टर्म है ये किस स्टेट का वेव फंक्शन है? एस स्टेट का, और एस स्टेट कैसी होती है? प्योरली स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक होने से उसका क्वाड्रल पोल मोमेंट 0, तो इस टर्म की वजह से जो क्वाड्रल पोल मोमेंट में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 0 होगा, इस टर्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो देखिए द फर्स्ट टर्म इन इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है, द फर्स्ट टर्म इन इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स द प्योर 3s1 कंट्रीब्यूशन, 3s1 स्टेट का कंट्रीब्यूशन है और 3s1 जो एस स्टेट है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है, इसलिए इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो जाएगा? 0। ये पहली टर्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्वाड्रल पोल मोमेंट में। When integrated over all solid angles, its value is 0 because of the spherical symmetry। क्योंकि एस स्टेट स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है तो इसका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, बिकॉज एस स्टेट बीइंग स्फेरिकली सिमेट्रिक डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द क्वाड्रल पोल मोमेंट Q। तो Q क्वाड्रल पोल मोमेंट में एस स्टेट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म में ये इन दोनों को हमने मिला दिया है तो ये सेकंड टर्म बन गई हमारी। सेकंड टर्म, द सेकंड टर्म इंक्लूडिंग 2 टर्म, सेकंड टर्म में 2 टर्म हैं यहाँ पर, ये टर्म प्लस ये टर्म मल्टीप्लाइड बाई u0 u2। तो सेकंड टर्म आर हर्मिशन कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। यहाँ पर ये जो 2 टर्म हैं, ये टर्म और ये टर्म, या यूँ कह लें हम ये टर्म, ये वाली टर्म और ये टर्म, ये दोनों आपस में क्या होती हैं? हर्मिशन कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमने इस फॉर्म में दोनों को मिला के लिख दिया है, क्योंकि ये दोनों टर्म आपस में हर्मिशन कॉन्जुगेट होती हैं। और इसका जो इसको इंटीग्रेट करेंगे जब हम, इसका तो कंट्रीब्यूशन 0 हो गया, इस सेकंड टर्म को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो ये वैल्यू आएगी, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद
ये वैल्यू मिलती है सेकंड टर्म को। सेकंड टर्म को, ये जो सेकंड टर्म है, इसको इंटीग्रेट करने पर हमको जो वैल्यू मिलती है वो है 1/√50 0 to infinity u0 u2 r² dr, ये वैल्यू आती है। इसी तरह से जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म केवल और केवल 3D1 स्टेट का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये जो एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन है वो 3D1 स्टेट का है, तो ये 3D1 स्टेट का कंट्रीब्यूशन है। तो जो एंड द थर्ड टर्म इक्वेशन 3 इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 3D1 स्टेट विच आफ्टर एंगुलर इंटीग्रेशन, उसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये वैल्यू आएगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। जो सेकंड टर्म है जिसमें दो टर्म आ रही हैं, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा और इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये दो वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। तो जब हम फर्स्ट टर्म का तो कंट्रीब्यूशन 0 हो गया, तो इन दोनों को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो क्वाड्रल पोल मोमेंट की जो वैल्यू है, thus the quadrupole पोल मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन बाई Q इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी और ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब इसको हम जैसे ये वैल्यू, ये तो सेम वैल्यू है, इसमें अगर हम ऊपर √2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √100 हो जाएगा, √100, और √100 इज इक्वल टू 10। तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, इस वैल्यू को √2/10। तो Q इज इक्वल टू √2/10 0 to infinity u0 u2 r² u0 u2 r² dr माइनस 1/20 0 to infinity u2 स्क्वायर ur² dr। तो ये कुल मिलाकर जो न्यूट्रॉन का जो क्वाड्रल पोल मोमेंट है उसकी वैल्यू ये आती है। अब यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है दोनों सेम नहीं है, डिफरेंस है दोनों में। तो यानी दोनों का जो डिफरेंस लेंगे वो 0 नहीं हो सकता। इस टर्म में से जब इस टर्म को माइनस करेंगे, चूँकि दोनों टर्म अलग अलग हैं, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, 0 नहीं हो। कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन वो 0 नहीं होगा। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो सेंट्रल नॉन सेंट्रल पोटेंशियल का यूज करके हमने जो ये निकाला है क्वाड्रल पोल मोमेंट, तो ये क्वाड्रल पोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं आई। और इसको अगर प्रॉपरली इंटीग्रेट कर देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू हम इसकी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बोथ टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड, इस इक्वेशन की ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। बोथ टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 6 आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है, तो इनका जो डिफरेंस है दोनों का बीच में माइनस लगा हुआ है, तो डिफरेंस 0 नहीं आएगा, यानी क्वाड्रल पोल मोमेंट 0 नहीं होगा। हैंस द क्वाड्रल पोल मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, दैट इज द न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉट प्योरली सेंट्रल। अब हमने शुरू स्टार्टिंग में जब प्योरली सेंट्रल पोटेंशियल लिया था तो उसके अकॉर्डिंग तो Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि जो सेंट्रल पोटेंशियल है उसमें स्फेरिकल सिमेट्री होती है और स्फेरिकल सिमेट्री होगी तो क्वाड्रल पोल मोमेंट 0 होगा। लेकिन यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू आ रही है क्वाड्रल पोल मोमेंट की। इसका मतलब जो न्यूक्लियर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनके बीच में जो पोटेंशियल लगता है वो प्योरली सेंट्रल नहीं है। सेंट्रल पार्ट हो सकता है पर उसमें थोड़ा सा पार्टली टेंसर फोर्स भी इंक्लूड है, उसमें टेंसर पोटेंशियल भी इंक्लूड है। तो जो न्यूट्रॉन के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, दैट न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट प्योरली सेंट्रल बट कंटेन्स पार्टली ए टेंसर फोर्स ऑल्सो। सेंट्रल भी होगा लेकिन सेंट्रल के साथ साथ टेंसर पार्ट भी उसमें मिला हुआ है, कुछ न कुछ थोड़ा सा पार्ट टेंसर फोर्स का भी उसमें इंक्लूड है। इसी वजह से जो ये क्वाड्रल पोल मोमेंट है उसकी वैल्यू 0 नहीं आई यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये जो
टॉपिक है हमारा कौन सा था, क्वाड्रल पोल मोमेंट ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ क्वाड्रल पोल मोमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन। तो एग्जाम में कभी कभी इसको इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि प्रूव दैट द क्वाड्रल पोल मोमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन इज Q इज इक्वल टू 1/20 स्क्वायर रूट 2 रूट 2 0 to infinity u0 u2 r square dr माइनस 0 to infinity u2 स्क्वायर r स्क्वायर dr। तो ये इक्वेशन, यही इक्वेशन है। इसमें 1/20 कॉमन ले लिया है हमने, तो 1/20 कॉमन लेने से यहाँ तो कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, 1 हो गया, और इसमें से 1/20 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, ठीक है ना। तो जो इक्वेशन 6 है उसी का ही रूप है ये, इसमें से केवल 1/20 कॉमन ले लिया। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट द क्वाड्रल पोल मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो इसको आप इसी तरह से यहाँ तक प्रूव कर दें, इसके बाद ये 1/20 कॉमन ले लें तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी जो फर्स्ट यूनिट है ये कंप्लीट होती है। यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।